जय जोहार, जय संविधान, जय शिवराय साथियों। और मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम खबर वो दिखाते हैं जो बहुजन समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसी ही एक जरूरी खबर जो है आज महाराष्ट्र के नागपुर और ये जो संविधान चौक है, इस संविधान चौक से एक जरूरी खबर आ रही है कि जैसा कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से आज एक विशाल रैली निकाली गई थी, जिस रैली में हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवा शामिल हुए हैं। और इनका क्या मकसद था ये रैली निकालने के लिए, कुछ लोगों से आइए हम लोग बात करेंगे। कुछ महिलाएं हमारे साथ में है। तो ये जो यात्रा यहाँ तक पहुँची है, इसमें आपको सैकड़ों युवा नजर आएंगे और ये वो युवा है जो इस देश का भविष्य बनाना चाहते हैं, इस देश के भविष्य को संवारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको आज रास्ते की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। क्या कारण है, पूछते हैं। आपका परिचय बताइए। मैं तुषार गाडेकर, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का एक कार्यकर्ता हूँ, पुणे से आया हूँ। तो आप पुणे से आए हैं। पुणे जो है शिक्षा की नगरी है, वहाँ बहुत सारा स्कोप भी बताया जाता है कि युवाओं के लिए अच्छा स्कोप है, क्योंकि आप रास्ते की लड़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मेरे पुणे का बोला जाए तो पुणे ये शिक्षा का केंद्र है, ये सही बात है। लेकिन आज जब आप पुणे में भी जाओगे तो वो शिक्षा का केंद्र कम, वो गुनहगारी और बेरोजगारी का केंद्र बहुत बड़ा बन गया है। आपको ये पता चलेगा। ये बड़ी बात बता रहे हैं आप, ये बड़ी बात बता रहे हैं आप कि वहाँ गुनहगारी बढ़ रही है। गुनहगारी बहुत बढ़ रही है और बेरोजगारी भी वहाँ बढ़ रही है। सभी देश में भी बढ़ रही है, लेकिन पुणे में भी बहुत बढ़ रही है बेरोजगारी। क्या लगता है आपको युवाओं का भविष्य जो है भारत में आगे कैसे दिखते हैं? आगे मुझे तो यही लगता है कि सब कुछ फुकट पे नहीं मिलेगा। जो भी कुछ करना है हमें योगदान देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी जाकर कुछ हल हो सकता है। तो इस बात के लिए हर एक युवा तैयार होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्या परिचय देंगे आप? जी, मेरा नाम शुभम बर्डे है। मैं राज्य कोषाध्यक्ष भारतीय युवा मोर्चा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में लागू है, क्या कहना चाहिए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो मनुस्मृति पे आधारित है, जो पढ़ने व्यवस्था में जो कैटेगरी वाइज जो काम होता है वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। अभी जूते सिलाई करना या कुछ फूलों की गुलदस्ता कैसे बने, इस प्रकार से वो फिर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कहा तो ये जा रहा है भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, अगर जनसंख्या बढ़ती है तो इतनी नौकरियां, सरकारी नौकरियां तो मिल नहीं सकती। क्यों ना लोगों ने जो उनके जो व्यवसाय है वो करनी चाहिए? क्या दिक्कत है? ये जिम्मेदारी सरकार की होगी। भारत में 45 करोड़ बेरोजगार है, इतनी बड़ी बेरोजगारी भारत में निर्माण, उन लोगों को रोजगार देना ये सरकार की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या तो उन्हें जॉब नहीं दे सकते तो उन्हें रोजगार धंधा देना चाहिए। सरकार तो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार देना चाहती है, कुछ लोग तो विरोध कर रहे हैं उसका। विरोध बात ऐसी है कि स्किल डेवलपमेंट ठीक है, पर वो मनुस्मृति पर आधारित जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें मनुस्मृति में आधारित बहुजनों के हित के संबंध में नहीं है, तो इस आधार पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये सही नहीं है। महिलाओं की बात करते हैं, आप युवा हो और इस देश में प्रतिदिन लगभग 90 महिलाओं का बलात्कार होता है। इसमें जो है क्या मानसिकता है जो लोगों की या युवाओं की या जो इस तरह की काम करते हैं उनकी क्या मानसिकता होती है? मैं तो इस बात को भी सरकार को ही दोषी हूँ, क्योंकि ये जो व्यवस्था है इसकी जो जड़ है वो इसकी जड़ ब्राह्मणवाद है, और इसकी वजह से ये जो आजकल भारत में जो हर तरह की समस्या है, युवाओं की है, महिलाओं की है, हर क्षेत्रों में जो समस्या है प्राइवेटाइजेशन, तो इस समस्या की जड़ जो सिस्टम है वो है। अगर वो सिस्टम सुधारने में हम लोग कामयाब हो जाते हैं, हम युवा लोग, बेरोजगार लोग, अन्य क्षेत्रों में सभी जो लोग हैं इकट्ठा आकर एक बड़ा जन आक्रोश करते हैं सरकार के विरोध में, इस व्यवस्था के विरोध में, तो हम ये बदलाव ला सकते हैं। बदलाव की आपने बात की, आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा आपसे, अगर युवाओं के हाथ में सत्ता आती है तो युवा इस देश में जो संविधान है उसका पूरा इम्प्लीमेंट देखना चाहिए? जी 100%। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि युवा ही इस देश का भविष्य मतलब तय कर सकता है। और बाबा साहब ने युवाओं को ही मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है की बाबासाहेब बोलले ते की मराठीमध्ये बोलतो हे तरुणांनो माझ्या विचारांचा
प्रचार प्रसार करण्यासाठी आपल्या जीवाची बाजी लावा। तो युवाओं को लेकर बाबासाहेब इतनी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, तो युवाओं को ये 100% करना चाहिए। और ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा अगर हम कामयाब होते हैं भविष्य में तो हम ज़रूर। इस रैली में आप क्यों शामिल हो? आज भारतीय बेरोजगार युवा मोर्चा के माध्यम से जन आक्रोश महामोर्चा महाराष्ट्र में हो रहा है। आपका परिचय भी दीजिए। मैं करिश्मा मिश्रा, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ राजकीय विद्यार्थी तो काम करने के अभी फिलहाल नहीं करती हूँ, लेकिन शामिल हूँ। इसमें शामिल होने के जो मेन कारण है कि भारतीय युवा और बेरोजगार जो है हमारे उनके जो मेन जो एजेंडे को लेकर जो शामिल हुआ है वो 15 सब्जेक्ट है। उसमें से पहला जो सब्जेक्ट है वो है ऑनलाइन गेम में हमारे आज का जो विद्यार्थी है वो एकदम से अपना दिमाग डालकर उसमें वो गेम खेलता है, लेकिन हमारे आज की जो नई पीढ़ी है वो लगी हुई है, लेकिन हमारी माताएं है वो परेशान है कि हमारे बच्चे जो है वो ऑनलाइन में इतनी ज़्यादा डूब गए हैं। तो आप एक महिला है तो आपसे महिलाओं की एक बात करते हैं कि सरकार ने तो 30% जो है आरक्षण महिलाओं को दे रखा है, फिर भी महिलाओं की जो स्थिति वो सुधर गई। कैसा है, आज हम कहते हैं कि भारत देश में हमारा राज्य महाराष्ट्र में स्त्री पुरुष समानता है, लेकिन समानता बता रहे हैं लेकिन समान कोई काम हो नहीं रहा। हमारे बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं उसके संदर्भ में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देती, इसलिए और करने वाला जो लैंगिक शोषण जो करते हैं ना हमारे महिलाओं का, तो वो व्यवस्था में आके सारे मनुवादी मतलब यानी कि ब्राह्मण लोग ही हमारे SC OBC महिलाओं के साथ ये शारीरिक जो मानसिक शारीरिक लैंगिक शोषण जो हो रहे हैं तो वो ही कर सकते हैं। तो वो निकालते हैं, कानून बनाते हैं, लेकिन वास्तविक वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट इसके कारण हमारी महिला हो रही है। ओके, तो युवा वर्ग की बात करते हैं तो यहाँ पर में हमारे साथ में और भी युवा वर्ग है। क्या परिचय बताएंगे आप? मेरा नाम भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ जी, आप एडवोकेट हैं और कानून की काफ़ी अच्छी जानकारी भी रखते हैं। भारत में इतने कानून है, पॉक्सो एक्ट जैसे कानून है, फिर भी देखा जा रहा है कि लगभग रोज़ 90 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है। क्या कारण हो सकता है? सर, इसके पीछे एक तो सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश की व्यवस्था, जो कि देश की सिस्टम ही ऐसी बनाई है कि महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार होते भी वो आवाज़ नहीं उठा पाती है। क्यों नहीं आवाज़ उठा पाती? क्योंकि ये सिस्टम उसको दबाए रखती है। और जब भी किसी महिला या लड़की के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो जो हमारा व्यवस्था है, जो हमारी सिस्टम हो, वो पहले तो जिसने बलात्कार किया है उसके ऊपर दोष ना लगाते हुए वो लेडी के ऊपर ही दोष लगाते हैं, जबकि उसने छोटा कपड़ा पहना है, वो रात को देर से निकली होगी, वो किसी लड़के के साथ घूम रही होगी। मतलब ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था ने मानसिकता ही, मेंटेलिटी ही लोगों की ऐसी बनाई है कि लड़कियों के ऊपर वो अन्य अत्याचार होते रहते हैं और उसके वो अन्य अत्याचार की आवाज़ उठाने के बजाय वो लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अभी हमने करंट उदाहरण देखा होगा बदलापुर का। मुंबई में जो बदलापुर में 2 छोटी लड़कियों के साथ रेप हुआ, उसमें एक लड़की की डेथ भी हो गई। गवर्नमेंट ने वो रेपिस्ट को सजा देने की बजाय जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन 66 लोगों को पकड़ने का काम किया। मतलब जो सरकार है वो सरकार वो लड़कियों के लिए कुछ करने की बजाय उनके लिए जो खड़े हो रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके ऊपर ही सरकार एक्शन लेती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर पश्चिम बंगाल में अगर किसी महिला के साथ में अगर बलात्कार होता है तो वो तो एक मुद्दा बन जाता है नेशनल टीवी पे, सरकारों के लिए भी, यहाँ तक कि हमारे जो मुर्मू हैं वो भी बोलना शुरू कर दिए। लेकिन मुजफ्फरनगर में एक 14 साल की बच्ची के साथ में जब इस तरह का अन्याय अत्याचार होता है तब सरकारें या लोग क्यों नहीं रस्ते पाते? सर, इसका एक सबसे बड़ा वजह है कि आप तो अभी प्रेस वाले हैं। हमारे देश का जो मीडिया है वो मीडिया इन बातों को हाईलाइट ही नहीं करता। अभी हमने देखा होगा कि दिल्ली में जंतर मंतर में जो हमारे वुमेन रेसलर्स हैं उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, बट किसी टीवी मीडिया ने उनकी दखल नहीं ली या न्यूज़ टीवी पे शो नहीं किया।
क्यों नहीं शो किया कि ये जो देश का मीडिया है वो ब्राह्मणवादी मीडिया है, वो उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो ब्राह्मणों का है। तो उनको पता है कि अगर ये छोटे छोटे मुद्दे हम हाईलाइट करेंगे तो उससे हमारी सत्ता पे परिणाम आ सकता है, इसलिए वो लोग इन मुद्दों को हाईलाइट नहीं देते। आप हमारे साथ में बने रहिए, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम सुषमा सरोज है, मैं मुंबई भारतीय विद्यार्थी छात्र प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हूँ। आप महिलाओं के लिए कैसे भारत का तस्वीर देखते हैं कि भारत किस तरह से होना चाहिए? पहली बात तो ये जो अभी बोलते हैं ना कि महिलाओं को ये योजना निकाल दो, वो योजना निकाल दो, अरे ये सब योजना निकालने से पहले महिलाओं के लिए वो हर जगह पे सुरक्षा बनाए रखे, ताकि कभी भी कुछ अगर तकलीफ दिक्कत हो महिलाओं को तो तुरंत कोई ना कोई हेल्प करने के लिए पहुंच सके। और पहली बात तो ये कि जो महिलाओं के लिए जो कुछ भी होता है महिलाओं को, तो लोग सबसे पहले महिलाओं के चरित्र पे आवाज़ उठाते हैं, जबकि वो गलत है। क्यों तुम महिलाओं के चरित्र पर आवाज़ उठा रहे हो? क्यों नहीं तुम अपने लड़कों को सुधार रहे हो? पहले अपने लड़कों को सुधारो, फिर लड़कियों के चरित्र पे आवाज़ उतारो। जब तक तुम लड़कों को चरित्र पे नहीं ये करोगे तब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी इस भारत देश में, और सुरक्षित ही रहेंगी महिलाएं। तो मेरा कहना यही है कि पहले लड़कों को सुधारा जाए, बाद में लड़कियों की आवाज़। लगभग हर परिवार चाहता है उनका बच्चा या बच्ची जो है वो अच्छे संस्कारों में जाए, तो फिर इस तरह का काम क्यों? वही तो बात है ना, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि अच्छे संस्कार पे जाए, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता है, सिर्फ संस्कार सिखाते, कोई ये सिखाता नहीं है कि हाँ लड़कियों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। सबसे पहले वो शिक्षा दी जानी चाहिए। संस्कार तो मिलते हैं, वैसे भी स्कूल में जाएंगे तो भी सब सिखाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता है कि लड़कियों के साथ कैसे पेश आया जाए। आप युवा है, रोजगार का जो स्थिति है भारत के अंदर में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, भारत में ऐसे कितने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिधर नौकर भर्ती होना चाहिए, बट गवर्नमेंट जानबूझ के वो नौकर भर्ती नहीं कर रहा है अभी भी। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। आपको पता होगा कि 3 जून 2020 को उड़ीसा में ट्रेन का एक हादसा हुआ था। 3 ट्रेन एक साथ धड़क गई थी, उसमें लगभग 5 से 6,000 लोग डेथ हो गए थे और लाखों लोग जख्मी हो गए थे। जब ये पूरा घटना का ऑब्जर्वेशन किया तब ऐसा पता चला कि उड़ीसा में 2 या 3 लाख पदे अभी भी रिक्त है। रेलवे विभाग में अभी भी 2 या 3 लाख पदे रिक्त है, पर सरकार जो है वो जानबूझ के वो गवर्नमेंट भर्ती नहीं किया जा रहा है। अभी भी ऐसे कितने सारे भारत में पदे रिक्त है जो गवर्नमेंट भर्ती नहीं किया जा रहा है, और जो भी किया जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया जा रहा है। अभी हाल ही पुलिस भर्ती हुआ, वो पुलिस भर्ती भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हुआ। अगर देश की सेवा करनी है, अग्निवीर जैसे योजना इन लोगों ने लाया, देश की सेवा 4 या 5 साल तक नहीं किया जा सकता ना, वो उम्र भर देश की सेवा करनी चाहिए। बट ये फेक योजना लाके या कॉन्ट्रैक्ट भर्ती लाके हमारे युवाओं को भरकटा जा रहा है। तो युवा जो है वो प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहा है। कहाँ आपका परिचय बताइए? मेरा नाम श्रद्धा जायसवाल। तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, जैसा कि मैम ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन जो नहीं होना चाहिए, लेकिन देखा ऐसा जाता है कि लोगों का भी यही कहना है कि जो सरकारी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो कर्मचारी है, वो ठीक से काम नहीं करते, इसीलिए सारा जो चीज़ है वो प्राइवेटाइज हो जाए ताकि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले। इसमें क्या दिक्कत है? आप किन बातों की बात कर रहे हैं? अगर प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन अगर प्राइवेट होने पर सही काम करेगी या ज़्यादा तौर पे सुरक्षा दे सकती है, ऐसा आपको लगता है? अभी ऐसे तो लोग कहते हैं ना। लोगों का शायद आप दूसरे पक्ष की बात कर रहे हैं, शायद वैसे कुछ लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आज वर्तमान में मुझे लगता है कि जितना प्राइवेट के लोग जितना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, मुझे लगता है वो काम नहीं कर सकते, लेकिन जो सरकारी व्यक्ति होता है उसकी जेब भी भरी होती है, उसका पोस्ट भी सुरक्षित होता है, उसके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होता है, पेंशन सुरक्षित होती है, तो फिर काफ़ी हदों तक आज तक देश को चलाने का काम प्रशासन के अलावा अगर जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग तो वही चला रहे थे। तो देश भर में लाखों की संख्या में जो सीटें हैं वो खाली पड़ी है, फिर सरकार इनको भरना क्यों नहीं चाहती? सरकार इनको क्यों नहीं भरना चाहती? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हुए, शिक्षित होने के बाद नौकरियों पे जाए और इस देश को चलाने का काम करें। शिक्षित लोगों ने ही आंदोलन चलाया। जैसे उदाहरण के लिए जो हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है बामसेल, इस जो पढ़ा लिखा सुशिक्षित अगर व्यक्ति है और वो गवर्नमेंट सर्वेंट है
तो उसके जेब में पैसे हैं, रहने के लिए क्वार्टर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम है, संडे सैटरडे छुट्टी है। अगर ये सारी चीज़ें मिलती है तो जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं या जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो समाज को समय दे सकते हैं, लेकिन ये प्राइवेट के लोग समय नहीं देंगे। इसलिए मुझे लगता है बड़े पैमाने पर हमारे लोगों को मजबूर किया जा रहा है विद्यार्थी युवाओं को भर्ती ना करने से, कि ये होगा कि बच्चे खुद की ज़िंदगी चलाने में इतना व्यस्त हो जाएंगे, कंपनीज को बढ़ाने में इतना व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट जॉब ऐसी होती है कि तू नहीं तो दूसरा सही, तूने इतनी सैलरी मांगी थी तो उससे कम सैलरी में कोई काम करने के लिए रेडी। इसलिए विद्यार्थी युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ज़्यादा भर्ती किया, समय नहीं होता, सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती, सैलरी अच्छी नहीं है, तो विद्यार्थी जो ऑलरेडी बिका हुआ है किसी प्राइवेट कंपनी से तो उसके पास बाकी चीज़ों के लिए समय नहीं होगा। और आज वर्तमान में वही है ना, आज लोग रास्ते पे आंदोलन पे इसलिए नहीं है क्योंकि जॉब से छुट्टी है, एक ही तो छुट्टी मिलती है, या संडे सैटरडे भी उनके जॉब्स चालू है, तो आंदोलन या रास्ते को उतरने पे ये सोचता है कि अगर 2 दिन के आंदोलन में जाऊंगा तो नौकरी चली जाएगी। तो ये व्यवस्था बनाने का बहुत बड़ा आइडियालॉजी है। और एक सवाल आपने मैडम से पूछा था कि आप भविष्य में महिलाओं को लेकर भारत का कैसा स्वरूप देखना चाहते हैं, तो मेरे पास उसका एक और उन्होंने एक बात कही थी, उस पर भी मैं थोड़ी बातें अपनी रखना चाहूँगी कि हम संस्कार सिखाते हैं घर में, पर वही बच्चा जो हमारा बच्चा होता है थोड़े बड़े होने के बाद तो माँ बाप को जवाब देने लायक बन जाता है और वो जवाब देने लगता है। जब वो बाप का कंधा और बच्चे का कंधा सेम हो जाता है तो विद्यार्थी अपने को सिर्फ बच्चा नहीं समझता, अपने आप को एक नौजवान समझता है। तो कोई भी नेगेटिव चीज़ें करने में उसके दिमाग में आराम से होती है। तो फिर अगर आप सच में इन लोगों को संस्कार में लाना चाहते हो तो उसके पहले इन लोगों के अंदर डर पैदा करना पड़ेगा। जैसे अभी बदलापुर में रेप हुए, उसको पुलिस प्रशासन ने क्या किया, सिक्योरिटी देने का काम किया। अगर उसी को शायद पब्लिक में दिया होता था, इतनी पिटाई होती कि हर एक व्यक्ति रेप करने से पहले 50 बार सोचता। अगर चौराहे पे इन लोगों को फांसी दी जाएगी तो 100 बार सोचेगा। अगर लिंग को काटने का काम किया जाता है तो एक खौफ पैदा होगा। तो संस्कार दूसरी बात होती है, लेकिन एक खौफ पैदा होना चाहिए इंसान के अंदर, वैसा काम इस प्रशासन ने करना चाहिए। रही बात महिलाओं का व्यू हम कैसे देखते हैं या भारत में महिला कैसे होनी चाहिए, तो बुद्धा के काल में ये अन्याय अत्याचार इतने बड़े पैमाने पे नहीं थे। शिवाजी का राज में जो लोग रेप करते थे उनके साथ क्या किया जाता था, ये अगर आज के लोगों के साथ किया जाएगा तो हमारे समाज में जीजा माता, सावित्री माई, फातिमा शेख ऐसे लोग पैदा हो सकते हैं। तो सरकार तो मनुस्मृति पढ़ाना चाहती है और उससे लोगों को शिक्षित भी करना चाहती है। मनुस्मृति इसलिए पढ़ाना चाहती है, देखो एजुकेशन सिस्टम और पूरे प्रशासन में ब्राह्मण लोग घुसे हुए और उनका ग्रंथ मनुस्मृति है, इसलिए वो उसे पढ़ाने के लिए सक्षम है। तो मनुस्मृति में क्या दिक्कत है? मनुस्मृति में बहुत बड़ी दिक्कत है, खास तौर पे जो बहुजन लोग हैं जिन्हें मनुस्मृति में शूद्र कहा जाता है। अगर वो शिक्षा देते हैं तो जीभ काटी जाएगी और शिक्षा लेते तो कान में उबलता कांच पीस कर डाला जाएगा, उंगली मार या फिर जो एकलव्य, ऐसे जो घटनाएं हुई या समाज में 4 दीवारों के अंदर महिलाओं को रखना, घर का पैदान अगर क्रॉस किया तो इस घर की बहू नहीं, तुम इस घर के बाहर हो चुके हो। ये सारी जो प्रथा है, सती प्रथा, बाल विवाह, ये सारी प्रथाएं अगर कहीं से आई है तो वो हमारे देश में संविधान के पहले जो मनुस्मृति थी इसकी वजह से आई है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप युवा है और कुछ समय पहले एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि वर्गीकरण होना चाहिए और नए युवाओं को जो दबे कुचले वर्गों से है उनको सामने लाया जाए, तो इसका विरोध हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में? दबे कुचले वर्ग मतलब आपका क्या नाम? हाँ, जैसा SC ST में जो आरक्षण दिया गया है उसमें वर्गीकरण भी किया जाए और क्रिमिनल की भी बात होगी, उसके बारे में आप क्या करें? देखो, मेरा एक मानना है कि हमारे ऊपर शोषण होने का कारण या फिर दबे कुचले होने का कारण इकोनॉमिक ही नहीं है, सिर्फ जातिवाद है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन जाति के तौर पे हुई थी और दबे कुचले लोगों को सच में आप अधिकार देना चाहते हो तो आज 66,000 स्कूल्स को महाराष्ट्र में ख़त्म कर दिया, वही दबे कुचले लोगों के विद्यार्थी स्कॉलरशिप्स को ख़त्म कर दिया, वही दबे कुचले लोग इस स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं। तो प्रशासन जो बोलती है, सुप्रीम कोर्ट जो स्टेटमेंट देखती है, क्या प्रैक्टिकल में वो सारे काम हो रहे हैं? ये रियलिटी हमें चेक करना चाहिए। अगर आप ऐसी बात करते हैं तो हम इसका विरोध नहीं करते, हम चाहते हैं कि दबे कुचले लोग, हम भी उसी समाज से लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के विद्यार्थी हैं, मिडिल क्लास के विद्यार्थी, हम भी चाहते हैं कि हमारा जो दूसरा भाई है जो असक्षम है उसको सक्षम बनाया जाए, इसलिए ये आंदोलन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा जाना कि इस देश का युवा है जो कहीं ना कहीं
बहुत ज़्यादा परेशान है और वो चाहता है कि इस देश का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उनके साथ में इक्वलिटी की भावना से लेकर काम करे और इस देश में जो बैकलॉग है वो भरा जाए। इस देश में वर्गीकरण तो हो, लेकिन वर्गीकरण वहाँ भी हो जहाँ पर में 90% जो भारत का जो इकोनॉमिकल पैसा है या जो संपत्ति है वो जो 10% लोगों के पास में पहुँची है उसका भी वर्गीकरण होना चाहिए। और जो बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है उसमें भी चेक करना चाहिए कि ये बैकलॉग क्यों नहीं भरा जा रहा है। जो शिक्षा को ख़त्म करके, शिक्षा का जो बजट है वो ख़त्म करके धार्मिक चीज़ों का बजट बढ़ाया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज युवा बहुत जागरूक है और अपनी बात रखने के लिए आज नागपुर की धरती पर यहाँ पर में खड़ा है। इस तरह के वीडियो हम आपको आगे भी दिखाते जाएंगे और इन युवाओं के बारे में, इनके भावना के बारे में, इनकी बातों के बारे में आपका क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। मैं राकेश, कैमरामैन सनी के साथ नागपुर। धन्यवाद।